बैठ जाइए बेटा, बैठ जाइए, सब बच्चे बैठ जाएंगे। कहाँ कहाँ तक? आ जाओ बेटा, वहीं वहीं से आगे बढ़ते हैं। इकोसिस्टम की डीपी भी आ गई थी क्या? इकोसिस्टम वाली नहीं आई अभी? ठीक, बंटवा देते हैं। कहाँ कहाँ तक? ऊर्जा प्रवाह पढ़ लिया है हमने। सारा ऊर्जा प्रवाह हो गया, अब घटक का नाम नहीं लिया, यहीं छोड़ा था हमने लास्ट टाइम। तो आज इस बारे में जानते हैं आगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, हल्के हल्के खिसक जाओ, सबको बैठने की जगह दे दो। बहुत बढ़िया। तो सारा ऊर्जा प्रवाह पढ़ लिया, अब घटक का तो नाम ही नहीं लिया, जबकि अब ये आते ही पंखे चलाओ और क्या करो। मुझे क्या पता कौन सा स्विच क्या है। सारे काम पर्ची में पहले बना के रखते हो कि सर से आते ही ये काम करवाने हैं। अब घटक पारितंत्र के आवश्यक अंग हैं, लेकिन उनको आपने यहां खाद्य श्रृंखला में नहीं रखा। क्यों नहीं रखा, आज इस बारे में समझेंगे। तो यहीं पर नोट लगा के पहले लिखेंगे आप, अब घटक पारितंत्र के आवश्यक घटक, हाँ, अब घटक पारितंत्र के आवश्यक अवयव हैं या घटक हैं, जो भी है। अब घटक मृतोपजीवी, मृतोपजीवी भी लिख सकते हैं आप, पारितंत्र के आवश्यक घटक हैं, परंतु खाद्य श्रृंखला में नहीं आते, परंतु खाद्य श्रृंखला में नहीं आते। क्योंकि, डैश लगा के छोड़ दो, क्योंकि डैश लगा के छोड़ दो, छोड़ दिया। अगर आते तो क्या होता, एक बार सोच के तो देखें। वैसे आते नहीं है बेटा, हम सिर्फ सोच के देख रहे हैं कि अगर आते तो क्या होता। सोचने में बुराई थोड़ी है, सोच के तो देख ही सकते हैं। अगर आते तो क्या होता, पहले बताओ, अगर आते तो खाद्य श्रृंखला में उन्हें कहां रखते? सबसे लास्ट में। आगे तो जगह ही नहीं है, पहले ही बहुत सारे हैं। अगर ऐसा है तो लास्ट लेक्चर में आपने जब खाद्य श्रृंखला बनाई थी तो उसमें सबसे आखिर में आप जानते हैं कि शेर था, तो उसी के बाद इसको रखा, ये T4 पे, तो ये क्या बन गए? अगर ऐसा है तो इसके पास पहुंची हुई ऊर्जा 0.1 किलो कैलोरी थी, तो 10% नियम के हिसाब से यहां पहुंची हुई ऊर्जा 0.01 किलो कैलोरी हो जाएगी। बताइए, 0.01 किलो कैलोरी ऊर्जा एक माइक्रोब की, एक सूक्ष्म जीवी की है कि T5 की? तो फिर एक शेर मर गया, उस पे लगने वाले, उस पे ग्रोथ करने वाले सूक्ष्म जीवियों की मात्रा बताओ। लाखों, लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीवी आ गए। एक काम करो बेटा, ये 0.01 उन लाखों करोड़ों में बांट दो। क्या किसी के हिस्से कुछ आ पा रहा है? अरे नगण्य ऊर्जा आ रही है। यहां पर आप देख सकते हैं कि लाखों सूक्ष्म जीवी यहां पर आ चुके हैं, और लाखों सूक्ष्म जीवी यहां आएंगे तो उन तक पहुंचने वाली ऊर्जा नगण्य ऊर्जा पहुंचती है। क्या ये उनके उत्तरजीविता, उनके सर्वाइवल के लिए सफिशिएंट है? ना, नॉट सफिशिएंट फॉर देयर सर्वाइवल। उनकी
उत्तरजीविता के लिए पर्याप्त नहीं है। इसका मतलब अगर वो आते तो आज पारितंत्र में ही नहीं होते, क्योंकि उन तक पहुंचने वाली ऊर्जा, तो क्या पारितंत्र में रह पाते? वैसे वो आते नहीं है, क्योंकि वो किसी एक से नहीं, सबसे जुड़े हुए हैं। चाहे उत्पादक, चाहे प्राथमिक उपभोक्ता, चाहे द्वितीयक उपभोक्ता, चाहे उच्च उपभोक्ता, क्योंकि पेड़ से पत्ती टूटे कि पेड़ ही टूट जाए, अपघटक ही खाते हैं। अरे एनिमल अगर विष्टा करे या पूरा ही आ जाए तो भी अपघटक ही खाते हैं। क्या वो किसी एक से जुड़े हैं? क्या उन्हें किसी एक पोषक स्तर में बांध के रख सकते हैं? तो समझ जाओ, अगर वो आते तो आज पारितंत्र में ही नहीं होते। वैसे वो आते नहीं, क्योंकि वो किसी एक से नहीं, सबसे जुड़े हैं। उन्हें किसी एक पोषक स्तर में बांध के नहीं रख सकते। सही है? अगर ऐसा है आ जाइए। जिनका आई कार्ड नहीं बनाए वो आज ही नीचे इन्फॉर्म कर दे, जरूरी आई कार्ड। अगर वो आते तो क्या होता? वैसे क्योंकि वो किसी एक पोषक स्तर से नहीं जुड़ सकते, वो सभी से जुड़े हुए हैं। बेटा इधर इधर, क्या जब प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक को खाता है, जब प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक को खाता है, तो क्या यहाँ पर ऊर्जा के साथ खनिज भी आगे जाता है? एनर्जी के साथ मिनरल भी जाता है। ये समझ जाओगे ना आप? E4 ऊर्जा और M4 खनिज, हर एक स्टेप में ऐसा हो रहा है। एनर्जी मिनरल, एनर्जी 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 एनर्जी। अरे फाइनली अपघटक की क्रिया से मिनरल बाहर आ जाते हैं, और जब मिनरल बाहर आएंगे तो वापस उत्पादक के पास जाएंगे। इसका मतलब सब बच्चों को एक बार फिर समझ में आ गया कि खनिज प्रवाह, खनिज का प्रवाह चक्रित हो रहा है। यहां पर ये घूम के वापस आ रहा है, लेकिन ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ऊर्जा वापस लौट के नहीं आती। खनिज लौट के आता है, लेकिन ऊर्जा वापस लौट के, तो मन में क्वेश्चन फिर आ गया, आखिर ऊर्जा वापस लौट के। वैसे एक बात है बेटा, अगर आ जाती तो पादप प्रकाश संश्लेषण करना छोड़ देता। जब आ ही रही है तो नई प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा क्यों बनाओ? अरे लौट के नहीं आती, तभी तो रोज प्रकाश संश्लेषण से नई बनाई जाती है। लेकिन क्वेश्चन तो अभी भी है, आखिर लौट के मिलेगा जवाब, पहले जल्दी। तो अब हमें यह समझना है कि ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय क्यों होता है, और इसके लिए हमें यहां ऊष्मागतिकी के नियम समझने पड़ेंगे। हमारा पारितंत्र ऊष्मागतिकी के दोनों नियम को फॉलो करता है। यहां ऊष्मागतिकी का प्रथम और द्वितीय नियम दोनों लगता है बेटा। कैसे, आओ समझते हैं। सबसे पहले, ठीक, तो अब यहां पर जल्दी, तो अब हम ऊष्मागतिकी के नियम, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स,
सबसे पहले प्रथम नियम, जिसको कि हम फ्लॉट के नाम से पुकारते हैं, मतलब कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यही कहता है कि ऊष्मा न तो ऊर्जा न तो बनाई जा सकती, न इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। पहले बोर्ड पे देखो, जब वो पहली बार चली थी तो सूर्य से चली थी, लेकिन उसके बाद वो उत्पादक के पास पहुंची और उत्पादक से वो उपभोक्ता के पास पहुंची। जब पहली बार वो चली तो सूर्य से प्रकाश ऊर्जा के रूप में चली थी बेटा, लेकिन जैसे ही उत्पादक के पास पहुंची बदल गई, रसायन ऊर्जा में, और अब तो उसने और बदलना शुरू कर दिया, लगातार बदलती जा रही है। ऊष्मा ऊर्जा में, गतिकी ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में। अरे बेटा, जब वो, आराम से संभालो अपने आप को, जब वो सूर्य से उत्पादक और उपभोक्ता की तरफ जाती है तो अपने रूप बदल लेती है। क्या अब वापस उस रूप में उपलब्ध है जिसमें उसे उत्पादक अवशोषित करते हैं? नहीं, प्रकाश ऊर्जा के रूप में कहां बची, वो तो बदल गई। ऊष्मा, गतिकी, यांत्रिक, और जब इतना बदल जाएगी तो क्या लौट के आएगी? समझ पा रहे हैं आप? आसपास वाले संभालो रहे तो समझ जाओ बेटा, जब एनर्जी एक से दूसरी जगह पे जाती है तो अपनी फॉर्म्स बदल लेती है। यहां जब वो सूर्य से उत्पादक और उपभोक्ता की तरफ गई तो वो प्रकाश से रसायन, ऊष्मा, गतिकी, यांत्रिकी ऊर्जा में बदल गई, वापस उस रूप में उपलब्ध नहीं जिसमें उसे उत्पादक अवशोषित करते हैं, तो लौट के नहीं आती। क्या फ्लॉट प्रथम नियम हमें यहां एक दिशीय प्रवाह समझा रहा है? लेकिन याद रखना, मैंने यहां सिर्फ चेंज की बात की है, लॉस की नहीं। मैं बात सिर्फ चेंज की कर रहा हूं, लॉस की बातें नहीं हो रही है। ये सब याद रखेंगे यहां पर, ध्यान रखें, चेंज, लॉस नहीं बोला। आ जाइए सेकंड लो, द्वितीय नियम, साथ में ही समझते हैं, फिर एक साथ नोट कर लेना बेटा। स्लोट, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब आराम से लिखना बिल्कुल बंद, जो बोला जाए उसकी इमेज बनाना मन में कि क्या हो रहा होगा। सेकंड लॉ यही कहता है कि कोई भी तंत्र 100% दक्ष नहीं होता। कार्य होता है तो लॉस भी होता है, हानि भी होती है। हमारे पारितंत्र में भी हर एक पोषक स्तर पर जब ऊर्जा पहुंचती है, चाहे T1, चाहे हर एक पोषक स्तर पे जब ऊर्जा पहुंचती है, कार्य होता है तो हानि भी होती है, और अधिकतम हानि, अधिकतम लॉस ऊष्मा ऊर्जा के रूप में हो रहा है। ये ऊष्मा जब सजीव के शरीर से निकल के बाहर आती है तो बाहर के मॉलिक्यूल, बाहर के अणु इसे अब्जॉर्ब करते हैं, और बाहर के अणुओं के पास जब ये ऊर्जा जाती है तो क्या अणुओं का रैंडमनेस बढ़ जाएगा? क्या यहां अणुओं की एंट्रोपी, क्या इनका डिसऑर्डर बढ़ जाएगा? ये बात समझ में आ रही है सबको? रैंडमनेस किसको कहते हैं? बिखराव, अव्यवस्था, अव्यवस्था बढ़ जाती है।
डिसऑर्डर बढ़ जाता है। मैं रिपीट करता हूं, फिर सुनो। हर एक पोषक स्तर पे जब ऊर्जा आती है, कार्य होता है तो लॉस भी होता है। लॉस अधिकतम ऊष्मा के रूप में हो रहा है। जब ये ऊष्मा सजीव के बॉडी से निकल के बाहर आई तो बाहर के अणुओं ने इसे अब्सॉर्ब किया, तो अणुओं का अव्यवस्था, एंट्रोपी, रैंडमनेस बढ़ जाता है। इसका मतलब हमें प्रकृति का नियम, हमें यूनिवर्स का टेंडेंसी समझ में आ रहा है कि जहां ऊर्जा वहां अव्यवस्था। यही हो रहा है, जहां ऊर्जा वहां क्या है, अव्यवस्था। अभी तक तो मैंने सजीव के शरीर के बाहर की बातें की है। आओ सजीव की बॉडी के अंदर चल के देखते हैं क्या हो रहा है। ये रहा, मान लीजिए एक सजीव, एक ऑर्गेनिज्म। आप तो जानते हैं कि प्रत्येक सजीव को कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है अपने आप को चलाने के लिए। आप जानते हैं अगर ये पादप है तो प्रकाश से ले रहा है, अगर ये खरगोश है तो घास खा के ले रहा है, अगर भेड़िया है तो खरगोश खा के ले रहा है, अगर शेर है तो भेड़िया खा के ले रहा है। हम भी सुबह खाते, शाम को खाते, आप तो हर ब्रेक में खाते। कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी। और जब कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी पहुंचती है तो क्या इसको लेकर ये अपने नए अणु संश्लेषित करता है। अगर ये पादप है, सजीव पादप है, तो प्रकाश को लेके क्या ग्लूकोज बना रहा है। इसका मतलब इसने अणुओं का संश्लेषण किया है, और अगर नए अणु संश्लेषित कर रहा है तो बिखरे हुए अणुओं के बीच में बॉन्डिंग कर रहा है। अरे ये तो नेचर के नियम के विरुद्ध जा रहा है। अभी अभी तो कहा था जहां ऊर्जा वहां, ये तो व्यवस्थित करने में लग गया। लेकिन बेचारा इस काम में केवल 10% ही कामयाब हो पाया। किसी भी पोषक स्तर पे आई हुई कुल ऊर्जा का 10% ही नया जेवभार। याद है कि नहीं है? बेचारा केवल कितना कामयाब हो पाया? 10%। 10% ही कामयाब हो पाया, बाकी का 90% तो लॉस ही किया है। जो 90% बाहर जा रहा है, क्या उसने बाहर के अणुओं की अव्यवस्था को बढ़ाया है? लेकिन 10% ही सही, जितना अपने पास रोक लिया उस अव्यवस्था को कम किया है। किया कि नहीं किया? जरा सोच के देखिए, ये ऊर्जा, ये ऊर्जा, ये ऊर्जा इसके पास ना आकर एज इट इज बाहर चली जाती तो अव्यवस्था उतनी होती कि और ज्यादा। 10% ही सही, जितना इसने अपने पास रोका उस अव्यवस्था को कम करने की कोशिश की है। समझ जाओ, आज हमारे पृथ्वी पर जितना भी सजीव का जेवभार है अव्यवस्था को कम करने में लगा हुआ है। अगर ये सारा जेवभार एक साथ बिखर जाए, तबाही। अगर इस तबाही के उदाहरण मैं आपको दूं तो हमारी पृथ्वी की नीचे प्लेट्स होती है। वो प्लेट्स एक दूसरे पर बहुत धीमी गति करती है, स्लो मूवमेंट। लेकिन अगर उनकी अव्यवस्था बढ़ गई तो उनकी मूवमेंट फास्ट होगी। अरे अर्थक्वेक आएगा, सुनामी आएगी, बाढ़ आएगी, तबाही। क्या उस तबाही को कम करने में लगातार सजीव प्रकृति या यूनिवर्स की टेंडेंसी से संघर्ष कर रहा है? क्या लगातार इस काम में लगा हुआ है कि उस बढ़ती हुई अव्यवस्था को कम करके रखा जाए? 10% ही सही, लगातार बेचारा संघर्ष कर रहा है बढ़ती हुई अव्यवस्था को कम करने के लिए। बेटा एक बात बताओ, क्या सजीव अव्यवस्था को खत्म करना चाहता है? नहीं नहीं, 90% लॉस भी तो कर रहा है, कम करना चाहता है। बहुत अच्छी बात, अव्यवस्था होनी भी चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा भी नहीं। अव्यवस्था होनी भी चाहिए। अव्यवस्था है तो सब कुछ चल रहा है। जिस दिन अव्यवस्था खत्म, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे ज्यादा फिजिक्स तो नहीं आती, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जिस दिन दो सिस्टम के बीच में अव्यवस्था खत्म, मतलब कि साम्य अवस्था आ गई है, इक्विलिब्रियम। और जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है तो वर्क डन 0 माना जाता है। आप और मैं जिंदा हैं इस रैंडमनेस की वजह से। अगर मेरी शरीर की ऑक्सीजन बाहर की ऑक्सीजन के साथ साम्य अवस्था में आ गई, खत्म। मेरी बॉडी की 2 कोशिकाएं साम्य अवस्था में आ गई, खत्म।
समझ जाइए आप और हम जिंदा हैं इस अव्यवस्था, इस रैंडमनेस से। रैंडमनेस होनी भी चाहिए लेकिन जरूरत से ज्यादा भी नहीं। क्या उसे कम करने के लिए लगातार प्रकृति, यूनिवर्स की टेंडेंसी से ये सजीव संघर्ष कर रहा है। तो याद करो उस दिन को जब मैंने आपसे कहा था कि जब जरूरत ही नहीं थी तो फिर आए क्यों। कहा था क्या ऐसा? जब जरूरत ही नहीं थी तो फिर आए हैं तो कोई बात जरूर है। अरे उन्होंने आकर उस अव्यवस्था को कम करने की कोशिश की है बेटा। अगर वो नहीं आते तो आज अव्यवस्था भयंकर हो जाती, क्योंकि ऊर्जा ही इतनी बाहर निकलती कि बाहर के मॉलिक्यूल की रैंडमनेस बहुत ज्यादा हो जाती। अगर ऐसा है तो उन्होंने 10% ही सही उस अव्यवस्था को कम करने की कोशिश की है। एनसीईआरटी। चलते हैं बेटा। इंग्लिश वाली का तो पत्ता 2, 4, 5, लेकिन हिंदी वाली में पत्ता देखते हैं अभी। आ जाओ पत्ता। बारह पे आ गए बेटा। 12 चल रहा है तुरंत। यहां से पढ़ रहे हैं। अतः यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पादपों द्वारा संग्रहण की गई सौर ऊर्जा एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न जीवों के माध्यम से किस प्रकार प्रवाहित होती है। पृथ्वी के सभी जीव आहार के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। अतः आप पाएंगे कि सूर्य से उत्पादकों की ओर फिर उपभोक्ता की ओर ऊर्जा का प्रवाह। क्या इसमें ऊष्मागतिकी का प्रथम सिद्धांत निहित है? हाँ हाँ, अपने अपने एनसीईआरटी में हाँ भर देना। यहाँ यस, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र ऊष्मागतिकी के दूसरे सिद्धांत से अवमुक्त, मतलब उसका अपवाद नहीं है। अवमुक्त नहीं मतलब अपवाद नहीं, मतलब उसको फॉलो करता है। सीधा सीधा भी लिख सकती थी पर क्या करें एनसीईआरटी। उन्हें किन्हें? सजीवों को। उन्हें निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। मिल रही है ऊर्जा उन्हें निरंतर, ताकि वे अपेक्षित अणुओं का संश्लेषण कर बढ़ती हुई अव्यवस्था के प्रति सर्वव्यापी प्रवृत्ति से संघर्ष कर सके। मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर सुनो। उन्हें किन्हें निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है ताकि वो अपने अपेक्षित अणुओं का संश्लेषण कर बढ़ती हुई अव्यवस्था के प्रति सर्वव्यापी प्रवृत्ति से संघर्ष कर सके। सर्वव्यापी प्रवृत्ति क्या है? जहां ऊर्जा वहां अव्यवस्था। क्या उस बात से ये संघर्ष कर रहे हैं? क्योंकि ये ऊर्जा लेकर अव्यवस्था बढ़ा रहे हैं कि कम कर रहे हैं? तो बेचारा संघर्ष ही तो कर रहा है उसे रोकने के लिए। नहीं समझ पा रहे क्या? क्या सब बच्चों तक ये लाइन पहुंच पा रही है? फिर सुनिए बेटा, फिर सुनिए। उन्हें किन्हें निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता है ताकि वो अपने अपेक्षित अणुओं को संश्लेषित कर बढ़ती हुई अव्यवस्था के प्रति सर्वव्यापी प्रवृत्ति से संघर्ष कर सके। सर्वव्यापी प्रवृत्ति क्या है? जहां ऊर्जा वहां अव्यवस्था। क्या ये उसके प्रति संघर्ष कर रहे हैं ताकि बढ़ती हुई अव्यवस्था को क्या करे? कम करके रखे। लाइन बहुत कॉम्प्लेक्स लिखी है, लेकिन अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो चीजें आसान हो जाएगी। उन्हें सजीवों को निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता है अपने अपेक्षित अणु संश्लेषित करने के लिए। ऐसा करके वो सर्वव्यापी प्रवृत्ति से संघर्ष कर रहे हैं ताकि बढ़ती हुई अव्यवस्था को क्या करे? कम करके रखे। अरे आप आ रहा है बेटा अच्छे से? तो यहां ये प्रथम और द्वितीय नियम हो गया, तुरंत नोट करेंगे बेटा।
अब नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला के प्रकार। खाद्य श्रृंखला 3 प्रकार की होती है, चारण, परजीवी और अपरद। पहली आती है बेटा चारण खाद्य श्रृंखला, ग्रेजिंग फूड चेन। आज के बाद जब भी आवश्यकता होगी हम इसे जीएफसी कह के पुकारेंगे। आराम से। ये वही खाद्य श्रृंखला है जिसे हम परभक्षी खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्योंकि यहां परभक्षण हो रहा है, परभक्षी अपने शिकार से बड़ा होता है, तो आप यहां छोटे उत्पादक से बड़े उपभोक्ता की तरफ जा रहे हैं। छोटे उत्पादक से बड़े उपभोक्ता, क्योंकि परभक्षी अपने शिकार से बड़ा होता है। चाहे आप खाद्य श्रृंखला, घास, खरगोश, अगर एक एक देखें तो आप साइज बढ़ाते जा रहे हैं। भेड़िया, शेर, इसका मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना, ये यहां पर चारण खाद्य श्रृंखला है। चाहे आप जलीय पारितंत्र में चलिए, जलीय पारितंत्र में भी बच्चों देख सकते हैं कि पादप प्लवक को खाने के लिए छोटे छोटे जंतु, जंतु प्लवक कहलाते हैं, लार्वा, छोटे जंतु, जंतु प्लवक, और इनको खाने के लिए छोटी मछली, और छोटी मछली को खा जाती है। यही होता है बेटा। तो यहाँ छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है। अगर अगर महासागर है तो बड़ी वाली शार्क है, अगर झील है तो बड़ी है लेकिन शार्क नहीं है, अगर तालाब है बड़ी ही नहीं है, क्योंकि तालाब तो छोटा ही होता है। एक बार बोर्ड पे देखिए, लिखना बंद कीजिए। स्टैंडर्ड प्रिडेशन वो होता है जहां एक परभक्षी एक शिकार को आराम से मार के खा जाए। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि कुछ बार ऐसे केस आ जाते हैं जैसे घास, कीट, मेंढक, घास बड़ी, कीट छोटा, मेंढक फिर बड़ा। ये सामान्य स्टैंडर्ड परभक्षण नहीं है। क्या एक कीट पूरी घास खा जाएगा? 150 को मिलके आना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड प्रेडेशन उसको कहते हैं जहां एक परभक्षी एक शिकार को आराम से खा जाए, और अगर एक एक है तो परभक्षी बड़ा ही होगा। तो आपको यही कहना है कि छोटे से बड़े की तरफ जाना ही क्या है? जीएफसी। सही है। अब आती है परजीवी खाद्य श्रृंखला। परजीवी, पैरासिटिक फूड चेन।
परजीवी खाद्य श्रृंखला में यहां पर आप देख सकते हैं कि परजीवी अपने परपोषी से छोटा होता है। अगर ऐसा है तो बड़े उत्पादक से छोटे उपभोक्ता की तरफ जा रहे हैं और बड़े उत्पादक से छोटे उपभोक्ता की तरफ जाना परजीवी खाद्य श्रृंखला है बेटा। बड़े से छोटे की तरफ जाना, जैसे वृक्ष पारितंत्र में देखिए आप, ये रहा वृक्ष और इसके ऊपर पक्षी और पक्षियों पे चिंचिड़ियां, मतलब टिक्स, परजीवी। और अगर ऐसा है तो बड़े से छोटे की तरफ जाना ही तो परजीवी खाद्य श्रृंखला है। अब आती है अप्रद खाद्य श्रृंखला। पहले तुरंत नोट कीजिए इसे। हो गया? बनाओ बेटा जल्दी। अप्रद खाद्य श्रृंखला बढ़ जाए आगे। अप्रद खाद्य श्रृंखला को डिट्राइटस फूड चेन कहते हैं। आज के बाद आवश्यकता पड़ने पर आप भी इसे डीएफसी कहेंगे। अप्रद खाद्य श्रृंखला ही डीएफसी है। इससे पहले दोनों खाद्य श्रृंखला की शुरुआत उत्पादक से हुई है, हरे पादप से हुई है, लेकिन इसकी शुरुआत यहां मृत पदार्थ से हो रही है। बोले तो अप्रद से हो रही है। यह सामान्य खाद्य श्रृंखला नहीं है। अप्रद अगर देखा जाए तो पादप और जंतु का मृत पदार्थ है बेटा। यह सामान्य खाद्य श्रृंखला नहीं है। यहां वो सारे नियम अप्लाई नहीं होते जो सामान्य खाद्य श्रृंखला में है। अरे यहां 10% लॉ एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? आराम से सुनना, पढ़ा हुआ है आपने। जहां 10% नियम आता है वहां 10% ही नया जीवभार बनता है। उपापचयी क्रियाएं होती है, उपापचयी हानि होती है। क्या ये मृत पदार्थ उपापचयी क्रिया करेगा? हानि करेगा। 10% ही नया बनेगा। अरे कोई भरोसा ही नहीं कब क्या हो जाए। आज तो पेड़ से पत्तियां टूटी है, कल पूरा पेड़ ही आ जाए, कोई भरोसा नहीं। तो 10% लॉ एप्लीकेबल नहीं है। यहां पर इसको आगे जीवाणु और कवक में आप रोक रहे हैं, क्योंकि सामान्यतया ये खाद्य श्रृंखला यहीं रुक जाती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आराम से, पहले लिखना बंद करो। जहां 10% लो आता है वहां पोषक स्तर में सीमित करना आता है। पोषक स्तर कम हो जाते हैं, क्योंकि आगे ऊर्जा कम हो जाएगी तो पोषक स्तर सरवाइव नहीं कर पाएगा, लिमिटेशन आ जाती है। लेकिन जहां 10% लो नहीं वहां लिमिटेशन भी नहीं होती है। तो आपके एनसीईआरटी ने आपसे प्रश्न पूछा है, क्या कोई इस प्रकार की लिमिटेशन है? तो आप मना कर देना कि कोई सीमा नहीं है, क्योंकि यहां 10% लो नहीं है। तो इसलिए यहां इस प्रकार की कोई भी सीमा नहीं होती है। एनसीईआरटी यहां पर पत्ता 230 नई का पत्ता है और इसमें आपको यहां पर पूछा जा रहा है
नीचे ही नीचे। क्या आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार अप्रद खाद्य श्रृंखला की कोई सीमा है? नहीं, क्योंकि ऊपर बातें किसकी हो रही है? 10% नियम की बातें हो रही है। यहाँ 10% नियम एप्लीकेबल नहीं है, तो इस प्रकार की कोई सीमा नहीं। तो आंसर लिखो यहाँ, नहीं है, कोई सीमा नहीं, क्योंकि 10% लो एप्लीकेबल नहीं है। नहीं, क्योंकि 10% लो एप्लीकेबल नहीं है। एनसीईआरटी के हर प्रश्न का जवाब मिलना चाहिए। एनसीईआरटी की हर लाइन समझ में आनी चाहिए क्या कहना चाहती है, क्योंकि यही लाइनें उठ के आती है एग्जाम में। वहां आपको आराम से पहले नोटबुक पढ़ना है, फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना है। कोई दिक्कत नहीं कहीं से कहीं तक, लेकिन बस इस भाव में मत आ जाना कि मुझे आता है, मुझे आता है वाले बहुत बैठे हैं बेटा। वो आता है के चक्कर में कुछ नहीं कर पाते, फिर एग्जाम में ऑप्शन के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आता है वाला दिमाग से निकाल देना, सिस्टम से चलना है, मतलब चलना है। यहां 10% लो एप्लीकेबल नहीं है, ये सामान्य खाद्य श्रृंखला का अपवाद होती है। सामान्यतया स्थलीय क्षेत्र में ये खाद्य श्रृंखला यहीं रुक जाती है, लेकिन जलीय पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला आगे भी जा रही है। देखो, ये रहा अप्रद, और अप्रद को खाने के लिए यहां पर जीवाणु कवक, और जीवाणु कवक को खाने के लिए यहां छोटे छोटे लार्वा, मोलस्क एवं निमेटोड के लार्वा, और इन लार्वा को खाने के लिए छोटी मछली आ जाती है, और छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है। क्या जलीय पारितंत्र में यह खाद्य श्रृंखला आगे भी जा रही है? क्योंकि बोर्ड पे देखो, क्योंकि जलीय पारितंत्र में जलीय पारितंत्र में अप्रद खाद्य श्रृंखला चारण खाद्य श्रृंखला से जुड़ जाती है। अरे अरे, जलीय पारितंत्र में अप्रद खाद्य श्रृंखला किससे जुड़ जाती है? आगे देखो ना, परभक्षणी तो हो रहा है। अरे पढ़ने समझने के लिए कहते हैं कि ये जीएफसी, ये डीएफसी, प्रकृति में सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। जिस दिन आप किसी गार्डन में ऐसा फ्रूट तोड़ के खा जाओ जिसमें बीज है, आप परभक्षी हो, बीज खा गए। अरे आज घर जाके, पीजी जाके, हॉस्टल जाके जो खाना आप खाओगे, जो सब्जी आपके सामने आएगी, आप अपमार्जक हो, क्योंकि आपने मरा हुआ खाया है। बच्चे कह दे कि नहीं सर, पालक तो हमारी जाति के सदस्य ने तोड़ा था। जिसने तोड़ा होगा वो होगा परभक्षी। आपके सामने मरा हुआ आया है, आप अपमार्जक हैं, आप अपमार्जक हैं। क्योंकि मैं भी हूं बेटा। पोषक स्तर कार्य को बताता है, किसी जाति को नहीं। आप अपमार्जक भी हैं, आप परभक्षी भी हैं, क्योंकि आप सर्वाहारी हैं। समझ पा रहे हैं आप? स्टेटमेंट आ रहा है, सर्वाहारी अप्रद और चारण खाद्य श्रृंखला के मध्य लिंक बनाता है, क्योंकि वो चारण में भी जाता है तो अप्रद में भी जाता है, तभी तो दोनों के मध्य लिंक बनाता है। सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। चारण और अप्रद खाद्य श्रृंखला में एक और डिफरेंस पता होना चाहिए। चारण खाद्य श्रृंखला का ऊर्जा प्रवाह तीव्र होता है, फास्ट। अरे खरगोश घास खा के जा रहा था, भेड़िया मिल गया, भेड़िए ने अभी पूरा खरगोश खाया भी, भेड़िए ने अभी पूरा खरगोश खाया भी नहीं कि लाइन ने देख लिया। तीव्र है मामला, फास्ट है। लेकिन यहां पहले जीवाणु कवक आते हैं, फिर पचाते हैं, फिर खाते हैं। पचाने में टाइम लगता है। शरीर के बाहर पचाना इतना आसान है क्या?
बेचारों ने अभी पचाना शुरू किया था, पचाते पचाते कब रुक जाएं कोई भरोसा नहीं। अचानक तापमान बढ़ गया, रुक जाएंगे, कम हो गया, रुक जाएंगे, पीएच कम हो गई, रुक जाएंगे, अरे आर्द्रता कम हो गई, रुक जाएंगे। क्या बाहर पचाना इतना आसान है? तो पहले वो आते हैं, पचाते हैं, फिर खाते। पचाने में टाइम लगता है। तो यहाँ का ऊर्जा प्रवाह फास्ट है कि स्लो है? धीमा है बेटा। और वहाँ का ऊर्जा प्रवाह फास्ट हो रहा है, तीव्र हो रहा है। सही है। तो यहाँ क्या जलीय पारितंत्र में अपरद खाद्य श्रृंखला चारण खाद्य श्रृंखला से जुड़ रही है, तभी तो आगे जा रही है। आओ बेटा सुंदरबन चलते हैं। ये हो गया क्या? बनाओ बेटा जल्दी, तुरंत सुंदरबन चलेंगे। फिर ये यहीं आ जाओ, सुंदरबन जगह है इधर। सुंदरबन वही एरिया है जिसे मैंग्रोव एरिया के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ के पादप, आप जानते हैं कि यहाँ के पादप वही हैं बेटा जिनमें ऐसे 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 निमेटोफोर होते हैं ना। अरे शोषण मूल, शोषण के लिए बाहर आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर दलदल है, पत्तियां टूट गई, पेड़ भी टूट गए, एनिमल भी मर गए, सारा कचरा क्या अपरद कहलाता है। अपरद को खाने के लिए जीवाणु और कवक, जीवाणु और कवक यहाँ है, और इनको खाने के लिए छोटे छोटे लार्वा, और छोटे छोटे लार्वा को खाने के लिए छोटी मछली, और छोटी मछली को कौन खा जाती है? बड़ी मछली खा जाती है। और साथ के साथ मछलियां खाने वाले पक्षी भी तो आ सकते हैं। ओहो हो, टाइगर आ रहा है। सुंदरबन में टाइगर मछलियां खा रहा है। बंगाली टाइगर है। मच्छी भात चल रहा है। सुंदरबन बंगाल में ही तो है। तो आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए कि सुंदरबन में बाघ मछलियां क्यों खाता है? उस एरिया में उसका सामान्य भोजन उपलब्ध नहीं है, इसलिए वो मछलियां भी खाता। भी खाता, ही मत कहना बेटा, मछलियां भी खाता। कुछ और भी खा सकता है, लेकिन मछलियां भी इसलिए भी अनुकूलित हो चुका है कि वो पेड़ों की लोअर ब्रांच पे बैठ जाता है। जैसे मछली ऊपर आती है, कूद के कैच कर लेता है, कूद कूद के खा रहा है। अगर ऐसा यही तो इसके लिए अलग है, यहाँ पर यही अलग है बेटा, इसीलिए आपको यहाँ बताया। बाकी सारा तो जलीय पारितंत्र के जैसा ही चल रहा है। तुरंत बेटा सुंदरबन भी हो जाए। चलिए अब जलीय और स्थलीय पारितंत्र में अलग अलग चल के देखते हैं, और एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ समझते हैं। पलट दूं पत्ता? सबसे पहले स्थलीय क्षेत्र में आइए आराम से। और यहां हम जानते हैं कि स्थलीय क्षेत्र में ये देखिए बेटा, बड़े बड़े वृक्ष, यहां पर हर्ब श्रब सब है। एक दिन की बात है, खरगोश घास खा के जा रहा था, भेड़िया मिल गया। भेड़िए ने अभी पूरा खाया भी नहीं। ये कौन सी खाद्य श्रृंखला है? जीएफसी कह दूं? चाखश्री नहीं कहे, जीएफसी कहे तो यहां जीएफसी। पक्षी इस वृक्ष पे बैठे हैं
उनके ऊपर परजीवी लगे हैं। क्या ये पीएफसी है? परजीवी खाद्य श्रृंखला। पेड़ से पत्ती टूट गई, पेड़ भी टूट गया, पक्षी मर गए, खरगोश, भेड़िया, शेर सब मर जाओ। अगर ऐसा है तो ये अपरद, और अपरद को खाने के लिए जीवाणु कवक। बताओ बताओ ये कौन सी खाद्य श्रृंखला है? सही है। अपरद को खाने का काम जीवाणु कवक तो करते ही हैं। अपरदहारी जंतु केचुआ भी तो आता है के अपरदहारी जंतु केचुआ भी आ रहा है। बेटा एक दिन की बात है, पता है क्या हुआ? एक कीट घास खा रहा था, एक पक्षी आया, उसे कीट दिखा, वो उससे लेकर उड़ गई। पक्षी, बर्ड आगे जा रही थी ये पक्षी, तो उसे केचुआ दिखा, वो उसको भी लेके, और आगे जा रही थी कि उसे बड़ा पक्षी मिला, वो छोटे को लेके। पता है ये जो पक्षी कीट खाने आया वो कौन सा है? जो इस पेड़ पे बैठा था। मैं समझा रहा हूं, पीएफसी, जीएफसी, डीएफसी सब इंटरकनेक्टेड है। देखो ना आप जीएफसी, देखो आप डीएफसी, देखो आप पीएफसी, सब आपस में अंतर संबंधित है, सब इंटरकनेक्टेड है। और ये अंतर संबंध सिर्फ स्थलीय नहीं, जलीय क्षेत्र में भी होता है। आओ जलीय क्षेत्र को देखो, और जलीय क्षेत्र में अगर आप देखते हैं तो यहां भी वैसा ही अंतर संबंध आपको मिल रहा है। बेटा देख सकते हैं आप, यहां भी पादप प्लवक, क्या पा प्ल लिख दूं? क्या ज प्ल जंतु प्लवक हो गए? क्या छोम, क्या बम? बेटा अरे छोमा कौन है? बम कौन है? बहुत ही बढ़िया। ये रहा अपरद, और अपरद को क्या जी का खा रहे हैं? जीवाणु कवक। और इनको क्या लार्वा खा जाते हैं? और लार्वा को छोमक खा जाती है, छोमक को बम खा जाती है। अरे क्या इन लार्वा को ये वाली छोमक खा सकती है? इस जपला को क्या ये वाली छोमक खा सकती है? इस छोमक को ये बम, इस छोमक को ये बम खा सकते हैं। मतलब इंटरकनेक्शन सिर्फ स्थल नहीं, जलीय क्षेत्र में भी हो रहा है। सही है। अब आंसर देना पड़ेगा आपको, जल्दी बताओ। अपघटक की संख्या स्थलीय और जलीय क्षेत्र में कहां ज्यादा? क्यों ज्यादा? बस क्यों मत पूछा करो आप। चलिए जवाब देते हैं आराम से। स्थलीय क्षेत्र और जलीय क्षेत्र की तुलना करें तो जलीय क्षेत्र में अधिकतम भाग समुद्र का है। समुद्र मतलब कि लवणीय जल, लवणीय जल मतलब सांद्रता। अरे सूक्ष्म जीवी सांद्रता नहीं झेल पाते। क्या आप जानते हैं कि समुद्र में नाइट्रोजन की न्यूनता मिलती है? क्योंकि वहां नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणु नहीं होते, बेचारे नहीं झेल पाते सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब वही रहेगा जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन झेल पा रहा है, हर किसी के बस की बात नहीं है। अपघटक की मात्रा कम। दूसरी बात, क्या नीचे उतनी ऑक्सीजन उपलब्ध है जितनी बाहर है? अरे अपघटन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है। अगर ऐसा है तो नीचे उतनी ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं, अपघटक की मात्रा कम होगी। तीसरी बात, आप कवक की 4 वर्ग 4 क्लासेस पढ़ते हैं, फाइकोमाइसिटीज। केवल फाइकोमाइसिटीज ही जलीय है, बाकी सब क्या है? इसका मतलब यहां अपघटक की मात्रा कम।
वहां अपघटक की मात्रा ज्यादा। और यहां अगर आज ऐसा कह दें तो कोई गलत नहीं कि हमारी पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में यहां पर निर्जीव पदार्थ की मात्रा सजीव पदार्थ से ज्यादा होती है। निर्जीव पदार्थ सजीव से ज्यादा है, क्योंकि उनकी आदत जानते हो आप, वो पहले आते हैं, पचाते हैं, फिर खाते हैं। पचाने में आज 1 किलो अपरद गिरा, उसे खा रहे हैं, टाइम लग रहा है, क्या तब तक नई पत्ती टूटना रुक जाएगी? नया पेड़ टूटना बंद हो जाएगा? क्या जंतु मरना रुक जाएगा? अरे जब तक 1 किलो खत्म होगा 10 किलो इकट्ठा होगा। पृथ्वी बनी तब से लेकर अब तक अगर ऐसा होता 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 आया तो आज निर्जीव पदार्थ की मात्रा सजीव पदार्थ से निर्जीव ज्यादा, अपघटक भी, तो यहां से होने वाली ऊर्जा प्रवाह भी। तो बताइए स्थलीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रवाह कहां हो रहा है? यहां भी बहुत है निर्जीव, बहुत बहुत, लेकिन खाने वाले कम, तो यहां से होने वाला ऊर्जा प्रवाह कम। लेकिन पादप प्लवक का अत्यधिक गुणन क्षमता होती है बेटा, हाई मल्टीप्लिकेशन पावर, अत्यधिक गुणन क्षमता है। इसका मतलब पादप प्लवक से होने वाला ऊर्जा प्रवाह ज्यादा है। कह दो जलीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रवाह कहां हो रहा है? स्थलीय क्षेत्र में, डीएफसी। क्यों? कारण बता देंगे आप। क्योंकि स्थलीय क्षेत्र में अपघटक ज्यादा, निर्जीव पदार्थ ज्यादा, तो होने वाला ऊर्जा प्रवाह भी ज्यादा। और जलीय क्षेत्र में अपघटक कम, लेकिन पादप प्लवक की गुणन क्षमता ज्यादा, तो वहां से होने वाला ऊर्जा प्रवाह ज्यादा। तो फिर कहां ज्यादा? जीएफसी ज्यादा। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। चलते हैं, पैराग्राफ पढ़ते हैं। सब बच्चे अपने अपने एनसीईआरटी पे पहुंच जाइए। पहुंचे हुए हैं? बहुत बढ़िया, आप तो पहुंचे हुए हैं, बहुत बढ़िया। ये रहा, ये रहा, मिल गया। जलीय पारितंत्र में चारण खाद्य श्रृंखला ऊर्जा प्रवाह का महत्वपूर्ण साधन है। इसके विरुद्ध स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीएफसी की तुलना में अपरद खाद्य श्रृंखला द्वारा कहीं अधिक ऊर्जा प्रवाहित होती है। क्या कहते हो? डायरेक्ट याद रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। बताओ स्थलीय क्षेत्र में कौन सी और जलीय क्षेत्र में? गजब। आगे पढ़ते हैं। कुछ स्तरों पर अपरद खाद्य श्रृंखला को चारण खाद्य श्रृंखला से जोड़ा जा सकता है। अपरद खाद्य श्रृंखला के कुछ जीव चारण खाद्य श्रृंखला पशुओं के शिकार बन जाते हैं, और एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में कुछ जीव जंतु जैसे कॉकरोच, कौवे आदि सर्वभक्षी होते हैं। बच्चों एक बात बताओ मुझे, ये अपरद और चारण खाद्य श्रृंखला के कनेक्शन की बातें करते करते सर्वभक्षी पे क्यों पहुंच गई? वही तो है जो कनेक्शन बनाते हैं, क्योंकि वो चारण में भी जाते, अपरद में भी जाते, दोनों का अंतर संबंध बनाते। सही है बेटा। नीचे एक क्वेश्चन पूछा है, खाद्य श्रृंखलाओं का यह प्राकृतिक अंतर संबंध जाल कहलाता है। आहार जाल, आहार जाल का निर्माण करता है। इसमें मुझे बताओ, इस आहार जाल में मनुष्य कहां कहां आएगा? T2, T3, T4 तीनों जगह, जाल में तीनों जगह, लेकिन श्रृंखला में एक जगह, या तो T2 या तो T3 या तो T4। सही है। तो यहां अंग्रेजी में तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहां पता नहीं कहां गया। अंग्रेजी वाले में क्वेश्चन पूछा है कि ह्यूमन बीइंग को कहां रखेंगे आप जाल में, तो वहां पर आप T2, T3, T4 तीनों कह सकते हैं बेटा। चलिए साहब, तो ये आप नोट कर लिए हैं कि कर रहे हैं? अपरद, स्थलीय क्षेत्र में अपरद खाद्य श्रृंखला ऊर्जा प्रवाह का मुख्य स्रोत है, और जलीय पारितंत्र में चारण खाद्य श्रृंखला ऊर्जा प्रवाह का मुख्य स्रोत है। जिस बच्चे ने नोट कर लिया है
वो अपरद और चारण खाद्य श्रृंखला के मध्य 5 डिफरेंस लिख के बताओ। Five difference in between GFC and DFC, चाखश्री और अखश्री। हो गया? डिफरेंस आज ही पढ़ेंगे। डिफरेंस इन बिटवीन GFC एंड DFC। पत्ता पलट दूं? आराम से नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक। अच्छा अभी टाइम लगेगा। तो DFC और GFC में क्या फर्क है देखो। सबसे पहला उत्पादक से प्रारंभ होती है। अपरद से प्रारंभ होती है। उत्पादक पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर। पहला दूसरा एक ही बात है। उत्पादक पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर, क्योंकि मरने के बाद खा रहे हैं। तीसरा, 10% ऊर्जा प्रवाह नियम लागू होता है। लागू नहीं है। अपघटक अनुपस्थित होते हैं, नहीं आते हैं यहां। यहां उपस्थित है। अपघटक उपस्थित है, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। यहां का ऊर्जा प्रवाह तीव्र और यहां का ऊर्जा प्रवाह धीमा, स्लो। यहां ऊर्जा का परिमाप मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे देखना है, परिमाप समझो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। सजीवों की संख्या में ऊर्जा का वितरण, यह है परिमाप। बच्चों इधर ध्यान देना। सजीवों की संख्या, संख्या संख्या पे ध्यान दो। लिखना बंद करो। किसको कितनी ऊर्जा मिली ये मत देखना, कितनों को मिली ये देख। सजीवों की संख्या, किसके हिस्से कितनी आई, कितनों के पास आई ये देखना, ये देखना है। संख्या देखना है हमें, संख्या। अगर ऐसा है तो बताओ कहां लाखों में बट जाती है, GFC या DFC? DFC में लाखों में बढ़ जाती है। उधर 100 रुपए मैंने 2 बच्चों को 50-50 दिए,
और वही 100 रुपये 100 बच्चों में 1-1 रुपया बांटा, तो जहां 100 बच्चों के पास पहुंचा उसका परिमाप ज्यादा है। भले आया 1-1 रुपया ही हो, लेकिन 100 के पास पहुंचा उसका परिमाप, संख्या किसकी? सजीव की। तो जहां लाखों में बढ़ती है, थोड़ी थोड़ी ही सही, लाखों में बढ़ती है, उसका परिमाप ज्यादा है बेटा। तो यहां का मैग्नीट्यूड लो कम, और यहां का मैग्नीट्यूड ज्यादा अधिक। उस खाद्य श्रृंखला का नाम बताइए जिसका ऊर्जा प्रवाह धीमा और परिमाप अधिक है। ऐसे ही प्रश्न आता है। आप चाहो तो एक और ऐड कर लेना घर पे। क्या? जीएफसी, जलीय पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का मुख्य स्रोत। जलीय पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का मुख्य स्रोत है, और डीएफसी स्थलीय पारितंत्र में। लेकिन अब मैं आपसे कहूंगा कि प्रकृति में खाद्य श्रृंखला एग्जिस्ट नहीं करती। आप कहेंगे कि सर दोबारा बोलिए, क्या कहा? फिर अब तक कर क्या रहे थे हम? खाद्य श्रृंखला ही तो चल रही थी। अरे बेटा, प्रकृति में एक खाद्य श्रृंखला का स्थायित्व नहीं है। प्रकृति में अगर कुछ है तो खाद्य श्रृंखलाओं का जाल क्या कहलाता है? यही खाद्य जाल अगले एपिसोड में। कीप वॉचिंग। थैंक यू।